हेलो, हाँ जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों ने पहले वीडियो पर बहुत अच्छी मेहनत की थी। कुछ समय से वीडियो पर मेहनत जो चल रही है वो बहुत डाउन चल रही है। वीडियो को आज इतना शेयर किया जाए कि 500 सब्सक्राइबर हो जाए। 500 सब्सक्राइबर होने के बाद तुरंत आपकी लाइव क्लास शुरुआत हो जाएगी। चलिए, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। संध्या की आप सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। संध्या वंदन करते हुए अगला आगाज आगे बढ़ाते हैं। और आज हिंदी की उद्भव और विकास से संबंधित श्रृंखला है। बेहद इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। यूपी पुलिस में यहाँ से एक दो प्रश्न हर हालत में बनते हैं। और कहीं भी किसी भी चैप्टर को आप हल्का समझकर मत छोड़ें, क्योंकि जहाँ से आप छोड़ देंगे वहीं से प्रश्न बन गया तो क्या कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और अगर ये वीडियो आप लोगों ने ज़्यादा शेयर किया तो अगला वीडियो आप लोगों के लिए रस्का बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के तहत होने वाली परीक्षाएं उन सभी के लिए, साथ में यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, एमपी सुपर टेट, बिहार टेट, झारखंड टेट, अन्य सभी राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुलिस के लिए पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एमपी एसआई, बिहार एसआई, झारखंड एसआई, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ हिंदी का सेशन आता है उन सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। किस वर्ष हिंदी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया था। देखो, हिंदी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव कब रखा गया था तो 14 सितंबर 1949। कब रखा गया था? 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया था 14 सितंबर 1949 को। और हिंदी राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। आयंगर ने रखा। और इसका समर्थन किया। चलिए आगे देखते हैं। 14 सितंबर को 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। और अनुच्छेद 343 में हिंदी का वर्णन किया। हालांकि अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान के भाग 17 में हिंदी का वर्णन है। आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अभी जस्ट ऊपर बताया था कि नहीं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित हुई थी, इसे 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आगे देखते हैं। सभी प्रश्न आप देखते रहे, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में। किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, देवनागरी लिपि का जन्म किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जन्म हुआ ब्राह्मी लिपि से हुआ। और भारत की अधिकांश जो भाषाएं हैं उन सभी का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है, चाहे वो देवनागरी हो, चाहे गुरमुखी हो, चाहे खरोष्टी हो, चाहे सौराष्ट्री, कोई भी लिपि हो, उन सभी लिपियों का जन्म जो हुआ है वो देवनागरी लिपि से, वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
भारत की अधिकांश भाषाओं का जन्म किस लिपि से हुआ है? तो भारत की अधिकांश भाषाओं का जन्म देवनागरी लिपि से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान ने किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा लिपि देवनागरी स्वीकार किया है? तो अनुच्छेद 343। कौन सा? अनुच्छेद 343। और जानकारी के लिए बता दें, संविधान का भाग 17 अनुच्छेद भाग 17 में अनुच्छेद है 351 तक, 343 से 351 तक सभी हिंदी के दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी अनुच्छेद में। ठीक है, कितने शायद 9 या 10 अनुच्छेद है। इन सभी अनुच्छेदों में हिंदी का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। आगे देखते हैं। संविधान सभा ने अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा आयोग का गठन किया। तो पहला राजभाषा आयोग बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में। और पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जी खैर थे। बीजी खैर थे 1955 में अध्यक्ष थे इसके बीजी खैर। चलिए आगे देखते हैं। और यही समझ लो, पहला राजभाषा विधि आयोग बना था 1957 में और अध्यक्ष थे इसके जीवी पंत। पहला राजभाषा आयोग बना था 1955 में, पहला राजभाषा विधि आयोग बना था 1957 में, अध्यक्ष थे इसके जीवी पंत। आगे देखते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। तो हिंदी की आदि जननी की बात अगर पूछी जाए तो संस्कृत। अगर पूछा जाए हिंदी का जन्म किससे हुआ है तो अपभ्रंश। और अपभ्रंश में भी अगर पूछा जाए तो सौरसेनी अपभ्रंश। चलिए आगे देखते हैं। लिपि की आवश्यकता किसे होती है? तो वर्णों को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है या भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग होता है वो जयभट्ट प्रथम के शिलालेख से। कहाँ मिलता है? जयभट्ट प्रथम के शिलालेख में। और ये द्वारका प्रसाद गुप्त के अनुसार मिलता है। किसके अनुसार मिलता है? द्वारका प्रसाद गुप्त। द्वारका प्रसाद गुप्त के अनुसार देवनागरी लिपि के जो प्रथम साक्ष्य है जयभट्ट प्रथम के शिलालेख से मिलते हैं। वैसे जयभट्ट प्रथम के अतिरिक्त देवनागरी लिपि के जो प्रथम साक्ष्य है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। कहाँ से और मिलते हैं? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी आपको देवनागरी लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था वनरक्षक में, मंडी परिषद में पूछा गया है ये। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जस्ट ऊपर बताया था कि नहीं। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के हिंदी को राजभाषा बताया गया है तो अनुच्छेद 343 में कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा बताया गया है और हिंदी की लिपि देवनागरी बताई गई है। चलिए आगे लिखते हैं। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, मतलब हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारी है? तो हिंदी का जन्म किससे हो रहा है? संस्कृत से। तो हिंदी किसकी उत्तराधिकारी हो जाएगी? संस्कृत की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे, प्रश्न एक एक करके बेहद इंपॉर्टेंट है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? देखो अलग अलग लोगों के अनुसार हिंदी के अलग अलग स्थान माने जाते हैं। जैसे कुछ लोग हिंदी का तीसरा स्थान मानते हैं, कुछ लोग हिंदी का चौथा स्थान मानते हैं। तो इसके आंसर वैसे वर्तमान में तीसरा स्थान ही है। तो हिंदी की प्रमुख भाषाओं में, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहा जाता है? जिन चिन्हों में हम भाषा को लिखते हैं उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। देखो बोली क्या होती है? न्यूनतम क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। व्याकरण जिसमें भाषा लिखी जाती है उसे व्याकरण कहते हैं। चलिए ब्राह्मी से किस लिपि का उद्भव हुआ है? देखो ब्राह्मी से यहाँ कैथी का भी उपयोग जन्म हुआ है, खरोष्ठी का हुआ, गुरमुखी का भी हुआ है।
लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग समझ लो। अगर ये चारों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे तब आंसर इसका हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्यों हो जाएगा उसका कारण समझ लो, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हिंदी, और अगर हिंदी वाला पेपर दे रहे हैं तो आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, और अगर यही आप पंजाबी का पेपर दे रहे होते तो आंसर हो जाता उसका गुरमुखी लिपि, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपको इस भाषा के बारे में जानकारी है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? देखो, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली, अब की बार उसने ये नहीं पूछा हिंदी की आदिजननी कौन सी है, तो देखो सबसे पहले संस्कृत थी। पहले कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद बनी पाली, पाली के बाद बनी प्राकृत, प्राकृत, और प्राकृत के बाद बनी अपभ्रंश। हिंदी का जन्म हो रहा है वो किससे हो रहा है? अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और अपभ्रंश में भी हमने आपको बताया था, याद कर लेना, अगर अपभ्रंश भी पूछ दिया जाए तो सौर से अपभ्रंश ये विशेष रूप से माना जाता है। हालांकि अन्य भी अपभ्रंश है जहाँ से हिंदी का जन्म हो रहा है, विशेष रूप से सौरसेनी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अभी बताया जस्ट ऊपर की नहीं, कौन सी हो जाएगी? अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? देखो, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमने बताई थी अवधी कहाँ बोली जाती है? पूरब में। ए बी सी। बघेली छत्तीसगढ़ी ये कहाँ बोली जाती है? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी का जो जन्म होता है वो किससे होता है? मगध से नहीं, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार का पूछा हुआ है। आगे देखते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? जस्ट अभी ऊपर बताया था कि नहीं, किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश। हमने क्या कहा था? जब अपभ्रंश नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश। वाराणसी, गोरखपुर, आरा। देखो, वाराणसी में बोली जाती मुख्य रूप से भोजपुरी, और वाराणसी की स्थानीय बोली को कसिका कहा जाता है। वाराणसी की स्थानीय बोली को उपबोली को स्थानीय उपबोली को कसिका कहते हैं। ये भी विशेष ध्यान देना, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। बनारस की स्थानीय बोली क्या कहलाती है? तो कसिका कहलाती है। ऐसे ही पटना की स्थानीय बोली भी पूछी जाती है, पटना की स्थानीय बोली अंगिका कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? देखो, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है मुख्य रूप से? तो ब्रजभाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो मथुरा है। कहाँ है? मथुरा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी हाल जस्ट बता ही चुके हैं। वाराणसी में कौन सी है? भोजपुरी। लखनऊ में कौन सी है? लखनऊ। इलाहाबाद दोनों अवधि के केंद्र है। आगे देखते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा और विकसित हो जाए, जब बोली का क्षेत्र और विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, उसे क्या कहा जाता है? उपभाषा। लगे हाँ तो आप बता दो कितनी बोली और कितनी उपभाषाएं शामिल है? तो जानकारी के लिए समझ लो, हिंदी में 18 बोली और 5 उपभाषाएं हैं, जिनमें 8 बोली प्रमुख हैं और 2 उपभाषाएं प्रमुख हैं। आगे देखते हैं। बुंदेली का क्षेत्र क्या है? देखो, कौन से क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है? तो बुंदेली कहाँ बोली जाती है? आगरा, मथुरा में। आपको पता ही अभी जस्ट बता चुके कौन सी थी? ब्रजभाषा। सोनीपत, पानीपत में हरियाणवी। जयपुर, अजमेर में जयपुरी। कौन सा रह गया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। झांसी, जालौन, दतिया, चित्रकूट, महोबा, रीवा, यहाँ कौन सी बोली जाती है? बुंदेली बोली। चलिए आगे देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हों कृपया वही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का टारगेट रखा गया है 500 सब्सक्राइबर। अगर 500 से कम हो रहे हैं तो अगला वीडियो हम 8 दिन बाद लगाएंगे, 8 दिन बाद डालेंगे, तब तक वीडियो नहीं डालेंगे। चलिए, क्योंकि तब तक जब तक 500 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक अगला वीडियो नहीं डाला जाएगा। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वीडियो सब्सक्राइब हो। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है?
देखो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहा जाता है मानक भाषा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? देखो ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं। पूर्वी के अंतर्गत 3 आती है। राजस्थानी के अंतर्गत 3 आती है। चलिए, तो ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? देखो पूरब में हमने क्या बताया था, पूरब के लोग होशियार होते हैं तो क्या बोलते हैं? ए बी सी। ए का मतलब अवधी, बघेली, और सी का मतलब छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों बोली जाती हैं। तो रह कौन सी गई? जो अवधि एबीसी के अतिरिक्त हो। एबीसी के अतिरिक्त कौन सी है? तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त कौन सी है? जयपुरी। जयपुरी कहाँ से बोली जाती है? राजस्थान से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? देखो उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है वो, कौन सी बोली बोली जाती है? स्पेशल उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है। वैसे बुंदेली भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और कन्नौजी भी बोली जाती है, लेकिन उसने स्पेशल उत्तर प्रदेश के लिए पूछी है। तो स्पेशल उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? कन्नौजी। क्योंकि बुंदेली है उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है, जैसे रीवा है, सतना है, ग्वालियर है, मुरैना है, यहाँ भी बुंदेली बोली जाती है। चलिए आगे देखते हैं, मथुरा वृंदावन में अभी जस्ट बताया था कि नहीं, मथुरा वृंदावन में कौन सी बोली जाती है? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब पर फिर यही, मथुरा वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बताई मथुरा वृंदावन के लिए? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। अब की बार उसने क्या पूछा? उत्तर प्रदेश की नहीं है। एक कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन मेवाती कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान के भी कौन से भाग में? तो उत्तरी राजस्थान में। राजस्थान में 4 बोली जाती है। देखो पूरब में बोली जाती है जयपुरी, पश्चिम में मारवाड़ी, उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मालवी। जो जयपुरी है, जयपुरी का एक दूसरा ही नाम दुधाड़ी है। ठीक है, जयपुरी की उपबोली कहीं अभी हम ऊपर लिखा था हड़ौती, तो जयपुरी की उपबोली हड़ौती है। और यहाँ मेवाती की उपबोली अहिरवाटी है, और मारवाड़ी की उपबोली शेखावटी है, और मालवी की उपबोली निमाड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन भाषा नहीं, देखो संस्कृत, संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही पंजाबी का जन्म हुआ है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? देखो बिहार में, बिहार की बोली कौन सी? भोजपुरी मैम पढ़ाती हैं बिहार में कि नहीं? तो भोजपुरी है। मैम का मतलब मैथिली, मगही कौन सी है? जयपुरी। जयपुरी कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। जस्ट ऊपर लिखा था कि नहीं। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया है श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्रद्धाराम फिल्लौरी का एक उपन्यास बेहद इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए आप अभी कर लेना। श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है फिल्लौरी का उपन्यास है भाग्यवती। कौन सा उपन्यास का? भाग्यवती। और भागवती उपन्यास को हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भी माना जाता है, जबकि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु, जिसके लेखक है लाला श्री निवास दास। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपकी बात पूछा उसने, उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है। अभी आज जस्ट बताया था कि नहीं। जयपुरी कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। जयपुरी का स्थानीय नाम देखो ऊपर जस्ट बताया था कि नहीं। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? दुधाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, उत्तर प्रदेश की कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? देखो अवधी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। पहाड़ी नहीं बोली जाती। पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हो रहा है वो किससे हो रहा है? अपभ्रंश से। विकास वो पूछ रहा है किससे हो रहा है? अपभ्रंश से। और अगर जन्म पूछ ले किससे हो रहा है था, तो किससे हो रहा था? संस्कृत से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से अब तक। और अगर यहाँ आधुनिक न कह के वो कह देता प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो जाती तो आंसर क्या हो जाता? संस्कृत। ठीक है। मध्यकालीन होती तो पाली प्राकृत में से कोई एक होता। जब आधुनिक है तो आधुनिक के लिए क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। आगे चलते हैं। लौकिक संस्कृत और देखो सबसे पहले क्या आई थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक के बाद कौन सी आई? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। फिर आई पाली, और पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। तो लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश, तो कौन कौन सी? पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे प्रश्न, एक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। हिंदी भाषा का मानक किस रूप, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो देखो हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी मानकीकरण के लिए मानी जाती है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर अभी जस्ट बताया था कि नहीं? कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा। बांगरू कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। खड़ी बोली दिल्ली के पास। अवधी लखनऊ के पास। मथुरा, आगरा, धौलपुर अभी जस्ट बताई कि नहीं? कौन सी? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? देखो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? सबसे पहले कौन सी आई? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की वो बात कर रहा है, तो प्राचीन कौन सी हो जाएगी? आर्य भाषा संस्कृत। संस्कृत यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो वैदिक संस्कृत। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ भाषा की कौन सी भाषा नहीं है? देखो जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ दक्षिण भारत में बंगला है ही, उड़िया है ही, कन्नड़ है ही, असमिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं। हड़ौती बोली अभी जस्ट बताया था ऊपर की नहीं? हड़ौती किसकी है? पूर्वी जयपुर की। तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और हड़ौती किसके अंतर्गत बोली जाती है? तो जयपुरी के अंतर्गत। रागड़ी बोली कहाँ की है? तो रागड़ी है बांगरू की बोली, और बांगरू कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से एक है? देखो मध्य प्रदेश की बोलियों में से एक नहीं है कहा है उसने। तो देखो निमाड़ी बोली जाती है, जस्ट बताया था हमने। मालवी की बोली निमाड़ी, तो निमाड़ी बोली जाती है। बुंदेली हमने बताया था कि नहीं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी बताया कि नहीं? जयपुर के साथ, सॉरी, मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ एमपी में बोली जाती है। लेकिन बांगरू, बांगरू बोली जाती है हरियाणा में, और हरियाणा से मध्य प्रदेश कहीं टच नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली जाती है जबलपुर में। कहाँ बोली जाती है? जबलपुर में। और बघेली को दक्षिण की अवधि कहा जाता है। बघेली बोली को, बघेली बोली को दक्षिण की अवधि कहा जाता है। बघेली बोली को दक्षिण की अवधि कहा जाता है। आगे देखते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण को उसे क्या कहते हैं हम? हिंदुस्तानी भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? जस्ट ऊपर बताई थी कि नहीं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। याद करने के लिए हमने तरीका भी बताया था। कानों में बूंदे, पहने खड़ी,
ब्रज की हरियाणवी, तो ब्रज भाषा हरियाणवी लिए बताई चुकी हजारों बार। ABC अब्दी बघेली छत्तीसगढ़ी। जयपुरी के लिए बताई चुकी मारो मेवा माल तब क्या होगी जय जयकार। बिहारी के लिए बताई चुके भोजपुरी मेम। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जब तो वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तब उसे क्या कहते हैं? हम बोली कहते हैं। आगे देख लो, राजभाषा तब कहते हैं जब उसका संविधान वर्णन दे दिया जाए। राष्ट्रभाषा तब कहते हैं जब पूरे देश की भाषा हो जाए। उपभाषा भाषा का छोटा रूप होता है, जब बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जा रही तब उसे क्या कहेंगे? हम बोली। भाषा को बोलते समय कौन सी होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहा जाता है? देखो, उतारने को कहा जाता है अवरोह, चढ़ने को चढ़ा जाता है आरोह, मिलने को कहा जाता है संगम, तो क्या कहा जाता है उसे? अनुताप। और अनुताप शब्द का अर्थ होता है सुर, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं किया जाता है? देखो, जर्मन में होता ही है, फ्रेंच में होता है, स्पेनिश में होता है, लेकिन कुल्लुई कैसी भाषा है? आदिवासियों की भाषा, इसमें रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर भी आ गया, रोमन लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता, कौन सी में? कुल्लुई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक बोली जाने, देखो पहले सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सी हो जाएगी? बंगाली। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? देखो, कन्नौजी कहाँ? कन्नौज के आसपास कौन सा जिला है? कानपुर। इलाहाबाद की भी बताई थी कि नहीं? कौन सी है? अवधी। आगे चलते हैं। बांगरू भाषा ज़्यादातर बांगरू कहाँ बोली जाती है? हरियाणवी के का नाम है बांगरू की नहीं, तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा प्रशासन में किसने शामिल किया? तो किसने शामिल किया था अंग्रेजी को? लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का कहा गया था 0 मिनट रिपोर्ट। क्या कहा गया था? 0 मिनट रिपोर्ट। ये क्वेश्चन कल हम आपसे क्लास में पूछेंगे सभी लोगों से। देखते वीडियो कितने लोग देख रहे थे। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? देखो, भाषा के क्षेत्रीय रूप को हमने क्या बताया था? बोली। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का टारगेट रखा गया आपका 500 सब्सक्राइबर। अगला वीडियो आपको तभी उपलब्ध होगा जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। इतिश्री। जो लोग चैनल पर नए आए हों कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।